सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉप पर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनपुर से नाक सुकुड़ती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई, तो इतना बंद सवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मोमर खातून थी, बड़ी सी चादर लिपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह उस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा उसको कूहनी से थामे हुए वहां से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो उसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई ताकि कुछ खा पी ले। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कम्प्लेक्स लगती है ना। इरम दूर हो गई तो ज़ारा उसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब उसको भी यही समझाना है कि ख्वामखा की खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि कभी जा सकूंगी। उसकी आवाज़ में उस झरने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। उनका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बल आखिर सबांजी ने उसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ उसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हैं। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे बात हुई कोई? वेटर से शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने स्लश के ग्लास पकड़े, ज़ारा का उसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। उसके इल्म में ना रहा। दफतन ज़ारा का फ़ोन बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेड से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया इससे पहले कि वो आगे बढ़ता। हया ने स्लश का भरा ग्लास उसके मुंह पर उल्ट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बुलबुला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झरझरी सी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? उसने झुंझलाकर हॉर्न पर हाथ रख दिया। फिर गाड़ी मोड़कर देखा।
پھر گردن موڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے لگا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید کھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ لفافہ کھولا جس پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پڑھ کر دیکھا، اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بک کے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے سے الجھتی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھی، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بےتکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے، اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھی۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔